दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस भी इसमें शामिल है। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और आप इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको पॉलिटी से संबंधित कई क्वेश्चन इसमें एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे और साथ ही आपको कई टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपके समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री अपनी विवेक शक्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसे कितने दिन में सदन यानी लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति को 1 माह में विश्वास मत हासिल करना होता है जिस व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री अपने स्वतंत्रता या विवेक से करते हैं। और किस व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं? तो यदि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और 1 से अधिक दल सत्ता के लिए तैयार हो तो वहां जो है प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को प्रधानमंत्री अपनी विवेक शक्ति के अनुसार नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के किस नेता को किस पद पर नियुक्त करता है। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ऑप्शन ए। यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी विवेकीय या वैयक्तिक स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और 1 माह के भीतर विश्वास मत हासिल करने को कहता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1945 में संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत किसने की थी। तो 1945 में संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट है, 1997 को किस अधिनियम में संशोधन करके प्रस्तावक व अनुमोदक तथा जमानत राशि को बढ़ाया गया। तो दोस्तों 1997 से पहले राष्ट्रपति की जो जमानत राशि थी वो 2500 रुपए थी और 1997 के बाद जो इसे बढ़ाया गया है वो 15,000 रुपये कर दिया गया है और ये बढ़ाया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत। नेक्स्ट है, 1997 से पहले राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी थी। तो ये थी दोस्तों 2500। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति पद के लिए वर्तमान में अनुमोदक और प्रस्तावकों की जो संख्या है वो 50-50 है। 1997 से पहले वह 20-20 थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कुल डाले गए मतों का कितना भाग न प्राप्त करने पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो आंसर है 1/6। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि किस बैंक में जमा होती है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि जमा होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 15,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग तथा किन अनुच्छेदों में की गई है। तो दोस्तों संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 1 से 4 तक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो इनका कार्यकाल रहा था 1952 से 1962 तक। और आपको यह भी याद रखना है
कि 2 उपराष्ट्रपति भारत में ऐसे रहे हैं जिनका कार्यकाल लगातार 2 वर्षों तक रहा, एक हामिद अंसारी और एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं का कार्यकाल भी सबसे अधिक रहा है। अगला क्वेश्चन है 1997 से पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसका नाम कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए था? तो सही आंसर है 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक द्वारा। सॉरी दोस्तों, जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि 20 पहले होते थे, वो 20 वर्तमान में उपराष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसका नाम कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो वर्तमान में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी की गतिविधियों के मुख्य केंद्र क्या थे? तो ये थे भारत और इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत 18 वर्ष आयु का व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 326 के तहत। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी द्वारा उठाई गई मौलिक अधिकारों की मांग को संयुक्त संसदीय समिति ने कब अस्वीकार किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो मौलिक अधिकारों की मांग की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, और संसदीय समिति ने इसे कब अस्वीकार किया था? तो 1934 में। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान मूल अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी महात्मा गांधी ने। गुप्त समिति किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गठित की गई? तो ये की गई थी दोस्तों लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पदावधि के दौरान कोई पद धारण नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति बनने के बाद व्यक्ति कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट, किस उम्र के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है? तो 18 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है, और वो व्यक्ति जो अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये किया गया था गुप्त समिति की सिफारिश पर। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने की थी, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। तो वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में दोस्तों प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे आपका संपूर्ण पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और ये तरीका जो मैंने अपनाया है वो इसलिए अपनाया है क्योंकि कंफ्यूजन में आकर आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे। इससे बाद में हम सभी टॉपिक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, यानी क्रम से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जो मौलिक अधिकारों की मांग की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी, और कब की थी? 1928 में। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1773 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि 1726 के राजलेख से पहले कोलकाता, मुंबई, मद्रास के रियल विधि बनाने की शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। और किस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1726 के राजलेख के तहत। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट ने किस वर्ष मौलिक अधिकारों की मांग की थी? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से जो मौलिक अधिकारों की मांग की थी 1925 में की थी। और दोस्तों ये 2 पॉइंट और आपको याद रखने हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि पद ग्रहण से पूर्व वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण के बाद उसका पद रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य या भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण न किए हो तथा मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर पहले मुख्यमंत्री है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, और दूसरा कोई पद ले रखा है उसने मंत्रियों को छोड़ के तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताई गई है। जो कौन कौन सी है? वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष या इससे ऊपर हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता, न किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा राष्ट्रपति, बस वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उपरोक्त सभी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? तो यह की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताई गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद के बाद में क्या नाम दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो परिषद का नाम था ना दोस्तों, वो गवर्नर और उसकी परिषद था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन जो संभालती थी, एक परिषद संभालती थी, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य होते थे। तो इसे बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल नाम दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद को क्या नाम दिया गया था? तो गवर्नर और उसकी परिषद। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन वर्ष क्या था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो प्रथम निर्वाचन वर्ष था वो था 1992, और ये दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने थे वो 1957 को बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद में कौन कौन शामिल थे? तो एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं का निर्वाचन किस आधार पर करने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है वयस्क मताधिकार पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कम कम प्रश्नों को एक वीडियो में करा रहा हूं। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।